Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. Welcome back to our channel and guys हम अपने आज के सेशन में डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट 1 जो कि आपके यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम के पेपर 1 के लिए है। ठीक है, तो आज हम जो क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, इन क्वेश्चन से आप खुद को एनालाइज कर सकते हो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपको आपकी किस यूनिट में ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आउट ऑफ 25 मार्क्स आपने कितने मार्क्स गेन किए हैं, क्योंकि जो जितने क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये नंबर में 25 क्वेश्चंस है। 25 क्वेश्चंस को आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चंस आपके यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल क्वेश्चंस आपके लिए प्रूव होंगे। परीक्षा में आने वाले क्वेश्चंस पर बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं आपके, और होपफुली आपको इसी में से क्वेश्चंस देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो हमने अभी कल मॉडल पेपर भी किया था, ठीक है, वो मॉडल पेपर 1 था। अब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे और फिर अगेन हम अपना नेक्स्ट मॉडल पेपर को यहाँ पर कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर हम जो आपकी प्रिपरेशन करा रहे हैं, आपको जो क्वेश्चंस के साथ में आपका इंटरेक्शन करा रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो चैनल को इसीलिए वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो, और मेक श्योर दैट कि आप सारी वीडियोज़ देखें एंड वीडियोज़ को एंड तक देखें। एंड सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजीसी नेट एग्जाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ओके गाइस, सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन और देखते हैं सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। यहाँ आपको कुछ स्टेटमेंट्स प्रोवाइडेड हैं और उन स्टेटमेंट में से आपसे वो स्टेटमेंट पूछी गई हैं जो कि अच्छे से डिस्क्राइब करती हैं आपके टीचिंग के नेचर और उसके उद्देश्य, उसके ऑब्जेक्टिव को। तो एक बार हम स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड। टीचिंग और लर्निंग एक दूसरे से रिलेटेड हैं। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग। यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं होता ट्रेनिंग में और टीचिंग में। या फिर जो नेक्स्ट है आपका कंसर्न ऑफ ऑल टीचिंग। जितनी भी टीचिंग होती है, जितने भी शिक्षण होते हैं, सबका कंसर्न जो रहता है वो ये इंश्योर करना होता है कि कुछ तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हो स्टूडेंट्स में। ठीक है, ऑल गुड टीचिंग इज़ फॉर्मल इन नेचर, कि जितनी भी अच्छी टीचिंग्स होती हैं वो सब फॉर्मल होती हैं नेचर में। टीचर जो होता है वो एक सीनियर पर्सन होता है। टीचिंग जो है वो एक सोशल एक्ट है, जबकि जो लर्निंग है वो एक पर्सनल एक्ट है। तो यहाँ पर हमें इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स को चूज़ करना है। तो पहले हम गलत स्टेटमेंट को कट कर देते हैं। सो देखिए, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है अगर हम बात करें टीचिंग के नेचर और उसके ऑब्जेक्टिव को लेके। क्यों? क्योंकि टीचिंग क्या है? टीचिंग आप कब करोगे? जब आप सिलेक्ट हो जाओगे, जब आप जितनी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है टीचिंग का उसको फुलफिल करेंगे, तब आप टीचिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग आप अपने जिस भी आप टीचिंग एग्ज़ाम के लिए जो भी कोर्स आप कर रहे हैं उस कोर्स की ड्यूरेशन के टाइम पर आप ट्रेनिंग करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने बीटीसी किया है, आपने बीएड किया है, ठीक है, तो इस टाइम पर आप जो टीचिंग करते हैं वह आपकी ट्रेनिंग कहलाती है और इसके लिए आपको कोई भी सैलरी नहीं दी जाती है और ये एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए ही होती है। आप थ्रू आउट द ईयर नहीं इसको परमानेंटली नहीं टीच करते हैं। ठीक है, तो ट्रेनिंग जो है वो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए होती है, परमानेंट नहीं होती, जबकि टीचिंग आपकी परमानेंट होती है, आप थ्रू आउट द ईयर टीच करते हैं। ट्रेनिंग के लिए आपको कोई भी पे स्केल नहीं दिया जाता है, कोई भी सैलरी पे नहीं की जाती, जबकि टीचिंग के लिए आपको सैलरी प्रोवाइड की जाती है। ट्रेनिंग आप अपने कोर्स के ड्यूरेशन के टाइम पर ही करते हैं, जबकि टीचिंग आप जब सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं टीचिंग के, तब आप टीचिंग करते हैं। तो इसलिए ये ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑल गुड टीचिंग इज़ फॉर्मल इन नेचर, की जितनी भी अच्छी टीचिंग होती है वो सब फॉर्मल होती है नेचर में। बिल्कुल नहीं। अब आप देख रहे होंगे कि प्ले ग्रुप स्टार्ट हो गए हैं, तो प्ले ग्रुप्स में आपको आपके घर के माहौल की तरह पढ़ाया जाता है। ठीक है, वहाँ आपको खेल खेल में सिखाया जाता है, तो वहाँ कोई भी फॉर्मल कुछ भी फॉर्मल नहीं है। तो इसलिए टीचिंग ये ज़रूरी नहीं कि टीचिंग फॉर्मल ही होगी। ठीक है,
क्योंकि आपको पता है बेस तो अब प्ले ग्रुप से ही बन रहा है ना बच्चों का, तो अच्छी टीचिंग ही मानी जाएगी वो तो फॉर्मल नहीं होती, इनफॉर्मल ही होती है। सो ऑप्शन नंबर डी इज रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है आपकी कि टीचर इज़ अ सीनियर पर्सन, तो ज़रूरी नहीं है कि जिस टीचर क्या होता है, टीचर वो होता है जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। उसकी उस सीख से हमारे बिहेवियर में क्या आ जाता है, चेंजेस आ जाता है, वो टीचर कहलाता है। तो ज़रूरी नहीं कि कोई सीनियर पर्सन की ही किसी बात से हमारे बिहेवियर में चेंज आए या फिर हम कुछ नया सीखें। हम अपने छोटों से भी कुछ अच्छा सीख सकते हैं, कुछ ऐसी बातें हमारे छोटे भी हमें सिखा जाते हैं जिससे कि हमारे बिहेवियर में चेंजेस आ जाते हैं। तो ये कंपलसरी नहीं है कि टीचर एक सीनियर पर्सन ही होगा, टीचर कोई भी हो सकता है। तो ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा, यानी कि हमारी 3 स्टेटमेंट्स कट हो गई एंड 3 स्टेटमेंट्स आर लेफ्ट। तो द करेक्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो जो आपकी स्टेटमेंट ए है ये करेक्ट है कि टीचिंग और लर्निंग जो होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, बिल्कुल रिलेटेड होते हैं, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट ही एक ऐसी कड़ी है जो आपके शिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाती हैं। अगर टीचर नहीं होगा तो स्टूडेंट क्या सीखेगा, और अगर स्टूडेंट नहीं होगा तो टीचर किसको सिखाएगा। तो यहाँ पर सिखाना और सीखना दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और भी स्टेटमेंट हम देखेंगे। नेक्स्ट है कि कंसर्न जो होता है सारी टीचिंग का वो ये इंश्योर करना होता है कि स्टूडेंट में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिले। बिल्कुल, लर्निंग की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, अधिगम की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो अधिगम क्या होता है, व्यवहार में क्या होता है, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन जो होता है वह आपका अधिगम कहलाता है, यानी कि परिवर्तन यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन। आप कब मानेंगे कि स्टूडेंट ने कुछ सीखा, जब वो अपनी बिहेवियर में कुछ चेंजेस लाएगा, और वो चेंजेस कैसे होंगे, परमानेंट चेंजेस होंगे, तो वो आपका क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है स्टूडेंट्स में। और हर टीचिंग जो भी टीचिंग होती है उन सबका कंसर्न यही रहता है कि स्टूडेंट में आपको ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिले, उसके बिहेवियर में चेंजेस आए, वो कुछ नया सीखे, उसके बिहेवियर में परमानेंट चेंजेस देखने को मिले। सो स्टेटमेंट सी इज ऑल्सो करेक्ट एंड स्टेटमेंट एफ इज ऑल्सो करेक्ट कि टीचिंग जो है वो एक आपका सोशल एक्ट है, एक सामाजिक कार्य है। जो टीचर होता है वो सभी को समाज में, मतलब सिर्फ एक स्टूडेंट को नहीं सिखाता, वो सभी को सिखाता है, जितने भी स्टूडेंट हमारे क्लास में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो टीचिंग एक सोशल एक्ट है, जबकि लर्निंग जो बच्चा सीख रहा है वो उसका पर्सनल एक्ट है, वो अकेले ही सीख रहा है, लेकिन टीचर सभी को टीचिंग प्रोवाइड कर रहा है। तो ए, सी एंड एफ जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। हम कोड मैच कर लेते हैं एंड इट इज़ हेयर इन ऑप्शन नंबर 3। सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक इज हाईली रिलेटेड टू इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। अब यहाँ पर आपसे कहा गया है कि जो लर्नर है इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक है जो कि आपकी टीचिंग के इफेक्टिवनेस से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। तो टीचिंग की इफेक्टिवनेस से रिलेटेड अगर हम बात करें आपके लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है कि फैमिली साइज फ्रॉम विच द लर्नर्स कम, peer groups of the learner, educational status of the parents of the learner and the prior experiences of the learner। तो देखिए फैमिली साइज़ की अगर हम बात करें, फैमिली साइज़ में आप मान लीजिए कि फैमिली मेम्बर्स किसी की फैमिली में 4 हैं, किसी के में 7 हैं, किसी के में 8 हैं, तो इससे टीचिंग के इफेक्टिवनेस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, वेदर फैमिली बहुत ज़्यादा लार्ज हो या फिर फैमिली बहुत ज़्यादा स्मॉल हो, ठीक है। इफेक्ट किससे पड़ेगा, इफेक्ट सिर्फ स्टूडेंट से रिलेटेड चीज़ों पर पड़ेगा। लर्नर, यहाँ पर लर्नर की फैमिली से कोई भी इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। दूसरा, पीयर ग्रुप यानी कि जो उसके सहपाठी हैं लर्नर के, तो उनसे भी टीचिंग के इफेक्टिवनेस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो पीयर ग्रुप की अगर हम बात करें, मान लीजिए कि लर्नर का जो ग्रुप है वो 4 स्टूडेंट्स का है, तो उसमें अलग अलग तरह के स्टूडेंट होंगे, कुछ आपके टैलेंटेड होंगे, कुछ आपके क्रिएटिव होंगे, ठीक है, कुछ सृजनात्मक बच्चे होंगे। तो अलग अलग वैरायटी के स्टूडेंट्स यहाँ पर पाए जाएंगे जिनका टीचिंग के इफेक्टिवनेस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। फिर पेरेंट्स के अगर हम एजुकेशनल स्टेटस की बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि अगर पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं है तो बच्चा भी नहीं पढ़ सकता। आप लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे कि रिक्शे वाले के बच्चे ने IAS का एग्ज़ाम क्रैक किया, तो क्या
आप खुद समझ जाइए इन एग्जाम्पल्स को ही देखकर कि क्या पेरेंट्स का एजुकेशनल स्टेटस टीचिंग की इफेक्टिवनेस पर इफेक्ट डालता है। बिल्कुल नहीं, तो ये ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर। यस, लर्नर्स की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो टीचिंग के इफेक्टिवनेस को देखते हुए तो जो पहले का एक्सपीरियंस होगा लर्नर का वो इफेक्ट डालेगा। ठीक है, बच्चा अपने साथ जो पहले से एक्सपीरियंस लेकर कक्षा में आया है वो मैटर करता है कि उसका जो पूर्व ज्ञान है वो कैसा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट इन द टू सेट्स गिवन बिलो, यहाँ पर जो आपको दो सेट्स दिए हैं सेट 1 एंड सेट 2, तो सेट 1 की अगर हम बात करें तो सेट 1 में आपके टीचिंग के मेथड्स दिए हैं, जबकि सेट 2 में आपका इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर दिया है, यानी कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स दी हैं सक्सेस की। तो देख लेते हैं, यहाँ पर आपको टीचिंग मेथड में 4 टीचिंग मेथड्स दिए हैं, लेक्चरिंग, डिस्कशन इन ग्रुप्स, ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड प्रोग्राम। तो लेक्चरिंग की अगर हम बात करें तो लेक्चर मेथड में क्या होता है, टीचर आपका क्लास में आता है और जो भी कंटेंट वो लेकर आया उस कंटेंट को वो ओरली बोलता है और आप उसको नोट करते हैं या फिर आप उसको सुनते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। तो लेक्चरिंग की अगर हम बात करें तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाता है कि यहाँ पर कंटेंट की डिलीवरी होती है एक लिस्टेड लैंग्वेज में, मतलब एक फ्लो में बोलते चले जाते हैं, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं किया जाता, आपको एग्जाम्पल से जोड़कर नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ए के साथ क्या आएगा, 3rd। नेक्स्ट डिस्कशन इन ग्रुप्स। अब अगर डिस्कशन की बात करें ग्रुप्स में, तो ग्रुप्स में अगर डिस्कशन हो रहा है तो यहाँ आपका क्या रहेगा, थीम बेस्ड इंटरेक्शन रहेगा पार्टिसिपेंट्स के बीच में। ठीक है, जब अगर ग्रुप में डिस्कशन हो रहा है तो एक थीम होगा, उस थीम के बेस पर यहाँ पर इंटरेक्शन कराया जाएगा बच्चों में, ये डिस्कशन होगा ग्रुप में। ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग की अगर हम बात करें, यानी कि बी के साथ जाएगा 5th। ब्रेन स्टॉर्मिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ब्रेन स्टॉर्मिंग में प्रोडक्शन होता है लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज़ का, यानी कि बहुत सारे आइडियाज़ जो हैं वो माइंड में आते हैं। ठीक है, और प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो प्रोग्राम में क्या होता है, स्मॉल स्टेप की प्रेजेंटेशन होती है जिसमें फीडबैक भी प्रोवाइड किया जाता है। तो फीडबैक प्रोवाइड के साथ साथ आपका स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन होती है, यानी कि डी का आपका फर्स्ट आ जाएगा, यानी कि ये तो था आपका 3rd, फिर था आपका 5th, फिर था 2nd एंड 1st। तो 3rd, 5th, 2nd एंड 1st हम कोड मैच कर लेते हैं, 3rd, 5th, 2nd एंड 1st, एंड इट इज़ हेयर इन ऑप्शन नंबर 3। सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन नंबर 4 सेज दैट कि फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एवल्यूएशन, अगर एवल्यूएशन की लिस्ट की हम बात करें, एवल्यूएशन प्रोसीजर की, तो गिवन बिलो यहाँ पर आपको दिए हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करने हैं उनको विच विल बी कॉल्ड फॉर्मेटिव इवोल्यूशन, जिनको फॉर्मेटिव इवोल्यूशन कहा जाता है, और अपने आंसर को आप इंडिकेट करेंगे कोड से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई लिस्ट दी है इवोल्यूशन प्रोसीजर्स की और आपको इसमें से फॉर्मेटिव इवोल्यूशन सिलेक्ट करना है। तो देखिए, आ टीचर अवार्ड grades to students after having transacted the course work, यानी कि टीचर ने ग्रेड्स दिया जब बच्चे ने अपना कोर्स वर्क था उसको मतलब उसका ट्रांसैक्ट होने के बाद, या फिर ड्यूरिंग इंटरेक्शन के समय ड्यूरिंग इंटरेक्शन विद स्टूडेंट, जब टीचर जो है वो स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर रहा है इन क्लासरूम में, तो टीचर प्रोवाइड करेक्टिव फीडबैक, तब ही टीचर बच्चे को करेक्ट फीडबैक दे रहा है। अगर मतलब बच्चा कहीं कुछ गलत कर रहा है तो वो उसको इंटरेक्शन के समय ही समझा रहा है। या फिर द टीचर गिव मार्क्स टू स्टूडेंट्स ऑन अ यूनिट टेस्ट, या फिर टीचर यूनिट टेस्ट में मार्क्स दे रहा है बच्चे को, या फिर द टीचर क्लैरिफाइड्स टू डाउट्स ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इटसेल्फ, या फिर टीचर बच्चे का जो भी डाउट है किसी भी कंसेप्ट को लेकर उसको क्लियर कर रहा है क्लास में ही, या फिर द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टूडेंट्स, या फिर स्टूडेंट की पूरी परफॉर्मेंस को देखना। ठीक है, रिपोर्टेड टू पेरेंट्स एट एवरी 3 months इंटरवल, यानी कि जो पीटीएम में बच्चे की रिपोर्ट दी जाती है वो फॉर्मेटिव इवोल्यूशन के अंतर्गत आता है। या फिर आपका लर्नर्स की जो मोटिवेशन होती है इज रेज्ड बाय द टीचर, यानी कि जो लर्नर्स में मोटिवेशन है उसको टीचर के द्वारा बढ़ाया जाना। ठीक है, जब क्वेश्चन आंसर सेशन हो रहा हो तब। तो देखिए, फॉर्मेटिव इवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो फॉर्मेटिव इवोल्यूशन में जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जब बात आ गई ग्रेड्स देने की, और ग्रेड्स कब दिया जा रहा है, जो
कोर्स वर्क है उसका ट्रांजैक्ट होने के बाद, तो यानी कि यहाँ ये ऑप्शन आपका फॉर्मेटिव इवोल्यूशन के अंतर्गत नहीं आ रहा। दूसरा, टीचर मार्क्स दे रहा है स्टूडेंट को यूनिट टेस्ट में, तो ये भी आपका ये मतलब एक यूनिट टेस्ट है, यानी कि आप समेटिव कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पर भी मार्क्स दिए जा रहे हैं और एक पर्टिकुलर फॉर्मल टेस्ट हो रहा है, तो यहाँ ये भी आपका फॉर्मेटिव इवोल्यूशन के अंतर्गत नहीं आता। तीसरा, ओवरऑल परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो ओवरऑल परफॉर्मेंस तो आपका जब रिजल्ट मतलब एक तरह से रिजल्ट ही हो गया, जो आपके पेरेंट्स टीचर मीटिंग में 3 मंथ्स आपका कंप्लीट होने के बाद दिया जा रहा है, तो ये भी आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर नहीं आएगा। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर हम बात करें तो वो क्या है कि जब आप क्लासरूम में ही टीचर आपसे बात कर रहा है, उसी टाइम में वो आपको कहीं ना कहीं गाइड कर दे रहा है, दैट इज कॉल्ड द फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, इवोल्यूशन। तो ये आपका कहाँ देखने को मिलेगा आपको? ऑप्शन नंबर बी में। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आपका डी कि टीचर ने आपके डाउट्स को क्लास में ही सही किया, ये भी फॉर्मेटिव इवोल्यूशन के अंतर्गत आएगा। एंड लास्ट वन इज कि जो आप टीचर आपको मोटिवेट करता है क्वेश्चन आंसर सेशन के समय पे, वो भी आपका फॉर्मेटिव इवोल्यूशन के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर हमारे जो करेक्ट स्टेटमेंट हैं दैट इज बी, डी एंड एफ, और यहाँ पर ये ऑप्शन 4 में दिखाई दे रही हैं। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट, असर्शन यहाँ पर दिया है, रीजन दिया है और आपको फिर करेक्ट आंसर चूज करना है। असर्शन में कहा है कि जितनी भी टीचिंग होती हैं शुड एम एट इंश्योरिंग लर्निंग, वो सभी के सभी लर्निंग को इंश्योर करने का उनका उद्देश्य होता है, या फिर ऑल लर्निंग रिजल्ट्स फ्रॉम टीचिंग, जितनी भी लर्निंग आती है वो सब कुछ टीचिंग से आती है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, कि ए वाली बात तो ठीक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, कि सारी जो टीचिंग होती है उनका उद्देश्य तो यही होता है कि लर्निंग हो, लेकिन ये कहना कि सारी लर्निंग सिर्फ टीचिंग से ही आती है, ये गलत है। ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी सीख रहे हो तो वो आप स्कूल जा रहे हो तभी आपको आ रहा है। जब आप पैदा हुए थे तो रोना क्या आपने किसी स्कूल में जाके लिया था? क्या उसके लिए आपको कोई ट्रेनिंग लेनी पड़ी थी? खाने के लिए क्या आपने कोई ट्रेनिंग ली थी? नहीं। तो लर्निंग टीचिंग से ही आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये आंसर क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट देयर आर 2 सेट्स गिवन बिलो, यहाँ पर आपको 2 सेट्स दिए हैं, सेट 1 एंड सेट 2। सेट 1 में आपके रिसर्च के टाइप्स दिए हुए हैं, जबकि सेट 2 में उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं, दोनों को आपको मैच करना है। तो फर्स्ट है आपकी फंडामेंटल रिसर्च, सेकंड अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च एंड इवोल्यूशन रिसर्च। तो फंडामेंटल अगर रिसर्च की हम बात करते हैं तो ये क्या है आपकी? ये है आपकी डेवलपिंग एंड इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन थ्रू थ्योरी बिल्डिंग। ठीक है, तो फर्स्ट के साथ आ जाएगा आपका सेकंड। नेक्स्ट अप्लाइड रिसर्च की अगर हम बात करें तो अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है? एक्सप्लोर किया जाता है पॉसिबिलिटी को थ्योरी की फॉर यूज इन वेरियस सिचुएशन, जिसको हम अलग अलग सिचुएशन में यूज़ करते हैं, यानी बी के साथ आपका जाएगा फोर्थ। सी जो है आपका एक्शन रिसर्च, यहाँ पर आपका यही आएगा कि इम्प्रूविंग एन एग्जिस्टिंग सिचुएशन थ्रू यूज ऑफ इंटरवेंशंस, यानी कि सी का थर्ड। नेक्स्ट इवोल्यूशन रिसर्च की अगर हम बात करें तो इवोल्यूशन रिसर्च के अंतर्गत क्या आता है आपका कि आप फाइंड आउट करते हैं एक्सटेंट ऑफ परसीव्ड इम्पैक्ट ऑफ एन इंटरवेंशन, यानी कि फर्स्ट। तो आपका जो कोड बन रहा है दैट इज सेकेंड, फोर्थ, थर्ड एंड फर्स्ट। तो यहाँ देख लेते हैं सेकेंड, फोर्थ, थर्ड एंड फर्स्ट, इट्स हेयर इन ऑप्शन नंबर 1। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द सेट्स ऑफ एक्टिविटीज़, यहाँ पर आपको कुछ एक्टिविटीज़ दी और आपसे पूछा गया कौन सा सेट जो है वो अच्छे से इंडिकेट करता है रिसर्च स्ट्रेटजीज़ के, एक्शन रिसर्च स्टडीज़ के नेचर को, ठीक है, साइक्लिक नेचर को। तो हेयर द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट, यानी कि सबसे पहले जब आप कोई रिसर्च कर रहे हैं उसके लिए आपको क्या करना होगा? आप प्लान करोगे। कोई रिसर्च की नहीं, हम नॉर्मल भी अगर बात करें तो सबसे पहले आपको प्लान ही बनाना होगा कि आपको करना क्या क्या है। जब आपका प्लान बन जाएगा तब
कब आप एक्ट करेंगे? जब आप एक्ट करेंगे उसके बाद आप उसको ऑब्जर्व करेंगे कि आपने कहाँ क्या किया है, कुछ गलत तो नहीं है। जब आप उसको ऑब्जर्व कर लेंगे उसके बाद ही आप उसको रिफ्लेक्ट करेंगे। तो यही जो है वो एक्शन रिसर्च स्ट्रेटेजीज का साइक्लिक नेचर है। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिसर्च स्टेप्स इज नियरर टू साइंटिफिक मेथड। ऑप्शन 1 इज सजेस्टेड सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सजेस्ट कर देना, डिड्यूसिंग द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के कॉन्सिक्वेंसेस को डिड्यूस करना, परसीविंग द प्रॉब्लम सिचुएशन, प्रॉब्लम सिचुएशन को परसीव करना, या फिर लोकेशन करना डिफिकल्टी एंड टेस्टिंग द सॉल्यूशन, या फिर डिफिकल्टी को बताना और सॉल्यूशन को टेस्ट करना। यहाँ आपसे पूछा है रिसर्च स्टेप्स इज नियरर टू साइंटिफिक मेथड, मतलब कौन सा रिसर्च स्टेप साइंटिफिक मेथड के पास है। तो ये तो कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 परसीविंग द प्रॉब्लम, यानी कि अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर प्रॉब्लम को प्रॉब्लम सिचुएशन को परसीव करेंगे, फिर आप लोकेट करेंगे एक्चुअल प्रॉब्लम को और उसकी डेफिनेशन को, फिर हाइपोथेसाइजिंग होगा, फिर डिड्यूस करेंगे और कॉन्सिक्वेंसेस द सजेस्टेड सॉल्यूशन एंड देन टेस्टिंग होगा हाइपोथेसिस का एक्शन में। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट द प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च एथिक्स, रिसर्च एथिक्स की जो प्रॉब्लम होती है इज कंसर्न विद विच एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च एक्टिविटी, वो इनमें से किस रिसर्च एक्टिविटी के साथ कंसर्न होती है। सो हेयर आर द 4 ऑप्शंस फॉलोइंग द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट्स ऑफ अ थीसिस, डेटा एनालिसिस थ्रू क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टेक्निक, डिफाइनिंग द पॉपुलेशन ऑफ रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड रिसर्च रिपोर्टिंग। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4 एविडेंस बेस्ड रिसर्च रिपोर्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 सेज दैट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज, किस एक्टिविटी में पोटेंशियल फॉर नर्चरिंग क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग इज रिलेटिवली ग्रेटर। फर्स्ट ऑप्शन इज प्रिपेयरिंग रिसर्च समरी, सेकेंड प्रेजेंटिंग अ सेमिनार पेपर, थर्ड पार्टिसिपेशन इन रिसर्च कॉन्फ्रेंस, फोर्थ पार्टिसिपेशन इन अ वर्कशॉप। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पार्टिसिपेशन इन रिसर्च कॉन्फ्रेंस, यानी कि आपको रिसर्च कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करना है। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट वन इज रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम 11 to 15, यानी कि 11 to 15 क्वेश्चन को आपको पैसेज की बेस पर आंसर करना है। तो पहले एक बार हम क्वेश्चंस देख लेते हैं, आफ्टर दैट हम आंसर्स को मार्क करेंगे। सो पहले हम एक बार क्वेश्चंस को देख लेते हैं और उसके बाद हम पैसेज को रीड करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 11 सेज दैट अकॉर्डिंग टू द अबव पैसेज, हम पैसेज की अगर हम बात करें तो इनमें से कौन से जो है वो आपके इंडिकेटिव हैं ऑफ द 4th डायमेंशन, एस्पिरेंट्स ऑफ पीपल, मॉडर्न डे डायनामिज्म, इकोनॉमी इन द ग्लोबल कंटेक्स्ट एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 सेज दैट मोर प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट डिमांड्स, pervasive use of technology, limiting competitive marketplace, geopolitical consideration and large industries. Question number 13 is absence of technology would led to less pollution, wastage of precious natural resources, low value addition, hurting the poorest most. Next, advantage if technological inputs will result in unbridled technological growth, importing plant machinery, sidling environmental issue, lifting our people to a life of dignity. And question number 15, envisioning a developed India requires aspiration to become a major economics player, dependence upon project design abroad, focus on short-term projects, development of core technological strengths. अब हम एक बार पैसेज को देख लेते हैं और उसके बाद हम आंसर्स मार्क करेंगे। पैसेज है आपका, इफ इंडिया हैज़ टू डेवलप हर इंटरनल स्ट्रेंथ्स द नेशन हैज़ टू फोकस ऑन द टेक्नोलॉजिकल इम्पेरेटिव्स कीपिंग इन माइंड 3 डायनेमिक डायमेंशंस, द पीपल, द ओवरऑल इकोनॉमी एंड द स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट. These technological imperatives also take into account a 4th dimension, time, an offshoot of modern day dynamism in business, trade and technology that leads to continually shifting targets. We believe that technological strengths are especially crucial in dealing with this 4th dimension underlying continuous change and the aspirations of the people, the economy in the global context and the strategic interest. The progress of technology lies at the heart of
history, technological strengths are the key to creating more productive employment in an increasingly competitive marketplace, and to continually upgrade human skills. Without a pervasive use of technologies, we cannot achieve overall development of our people in the years to come. The direct linkages of technologies to the nation's strategic strengths are becoming more and more clear, especially since 1990s. India's own strength in a number of core areas still puts it in a position of reasonable strength in geopolitical context. Any nation aspiring to become a developed one needs to have strengths in various strategic technologies and also the ability to continually upgrade them through its own creative strengths for people-oriented actions as well, whether for the criterion of large-scale productive employment or for ensuring nutritional and health security for people or for better living conditions. Technology is the only vital inputs. The absence of greater technological impetus could lead to lower productivity and wastage of precious natural resources. Activities with low productivity or low value addition in the final analysis hurt the poorest. Most important, India, aspiring to become a major economic power in terms of trade and increase in GDP, cannot succeed on the strength of turnkey projects designed and built abroad or only through large-scale imports of plant machinery, equipment and know-how. Even while being alive to the short-term realities, medium and long-term strategies to develop core technological strengths within our industries are vital for envisioning a developed India. So question number 11 says that according to our passage, which of the following are indicative of the fourth dimension? So the right answer for this question is, यहाँ हमें देखना है तो यहाँ पर आपका Statement A, Statement C and Statement D, aspirants of people, economy in the global context and strategic interest. So the correct answer for this question is option number 3. Next, move towards the next question, and this question says that more productive employment demands pervasive use of technology, limiting competitive marketplace, geopolitical consideration and large industries. So the right answer for this question is pervasive use of technology. आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट एब्सेंस ऑफ टेक्नोलॉजी वुड लीड टू, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा दैट इज वेस्टेज ऑफ प्रीशियस नेचुरल रिसोर्सेज, लो वैल्यू एडिशन एंड हर्टिंग द पुअरेस्ट most. तो B, C, D and it is here in option number 2. So option number 2 is the right answer for this question. Now question number 14 says that the advantage if technological inputs would result in, जो advantage होंगे अगर technological inputs result करेंगे आपके, तो here the right answer for this question is option number 4, lifting our people to a life of dignity. Now next question number 15 says that envisioning a developed India requires, and it is the right answer for this question is option number 4, development of core technological strengths. Now move towards our next question, and this is question number 16. This question says that differentiation between acceptance and non acceptance, यानी कि acceptance और non acceptance के बीच में जो फ़र्क होता है of a certain stimuli in classroom communication, वो किसका बेस होता है? So the correct answer for this question is selective attention. Option number 3 is the right answer. Now question number 17 says that the initial messages to students in the classroom by a teacher, जो पहले मैसेजेस दिए जाते हैं, अपन असर्शन में कहा है कि जो इनिशियल मैसेजेस होते हैं जो कि स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं क्लासरूम में टीचर के द्वारा, नीड टू बी क्रिटिकल, वो क्रिटिकल होने चाहिए टू स्टैब्लिश इंटरेक्शंस लेटर, ताकि बाद में भी इस पर इंटरेक्ट किया जा सके. रीज़न है कि मोर कंट्रोल ओवर द कम्युनिकेशन प्रोसेस मीन्स मोर कंट्रोल ओवर व्हाट द स्टूडेंट्स आर लर्निंग. जितना ज़्यादा कंट्रोल होगा कम्युनिकेशन प्रोसेस पे, उतना ही ज़्यादा कंट्रोल होगा आपका स्टूडेंट्स की लर्निंग पे. सो यहाँ पे जो राइट आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का दैट इज ऑप्शन नंबर 4, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू. ए जो है वो गलत है जबकि आर जो है वो
सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 सेज दैट टू कम्युनिकेट वेल, अगर अच्छे से कम्युनिकेट करना चाहते हैं क्लासरूम में इज़ अ नेचुरल एबिलिटी, मतलब अच्छे से कम्युनिकेट करना क्लासरूम में एक नेचुरल एबिलिटी है, जबकि रीज़न है कि इफेक्टिव टीचिंग जो होती है क्लासरूम में वो डिमांड करती है नॉलेज ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, यानी कि ए जो है वो गलत है, नेचुरल प्रोसेस नहीं है कम्युनिकेट करने की, एंड आर इज़ ट्रू। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19 सेज दैट कि क्लासरूम कम्युनिकेशन जो है वो ट्रांजैक्शनल प्रोसेस है, और असर्शन में यहाँ क्या है कि अ टीचर डज नॉट ऑपरेट अंडर द assumption दैट स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सेज आर पर्पसिव। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ए जो है वह सही है जबकि आर जो है वह गलत है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट, यहाँ पर भी आपको स्टेटमेंट का सेट दिखाना है, ठीक है, जो कि आपके कम्युनिकेशन, ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसेस को अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्टिमुलेट कर सकता है आइडियाज़ को, कम्युनिकेशन एक लर्न एबिलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन यूनिवर्सल पैनिसिया नहीं है, या फिर कम्युनिकेशन को ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता, या फिर जितना मोर कम्युनिकेशन मीन्स मतलब जितना ज़्यादा कम्युनिकेशन होगा उसका मतलब ज़्यादा ही इफेक्टिव होगा, लर्निंग इफेक्टिव होगी स्टूडेंट्स में, या फिर वैल्यू ऑफ व्हाट इज़ लर्न थ्रू क्लासरूम कम्युनिकेशन इज़ नॉट एन इशू फॉर स्टूडेंट। तो ये ऑप्शन नंबर ई एंड एफ जो है वह गलत होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप जितना ज़्यादा कम्युनिकेट करेंगे उतना अच्छा लर्निंग होगा, ज़रूरी नहीं है कि आप, मैटर करता है कि आपका जो कम्युनिकेशन का स्टैंडर्ड है वो कैसा है, ठीक है। और वैल्यू जो है जो कि आपने सीखा क्लासरूम के थ्रू, क्लासरूम कम्युनिकेशन के थ्रू, वो कोई भी इशू नहीं करता स्टूडेंट में, वो स्टूडेंट इशू क्रिएट करता है। सो ये ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। ए बी सी डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड इट इज़ हेयर इन ऑप्शन नंबर 3। सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज़, यहाँ पे आपको बताना है 1, 5, 15 एंड 29। सो इट इज़ 47। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज़ ABD, DGK, HMS, MTV, SDL। अगर आप इसको देखिए एनालाइज करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि A B के बाद आपका एक C का गैप रहा और D आ गया। नेक्स्ट जब आप DJK की बात करेंगे तो D के बाद आपका 2 का गैप आएगा, D E F, ठीक है, E और F यानी कि 2 अल्फ़ाबेट्स का रहा, फिर G आया, यानी कि अब इसके बाद 3 अल्फ़ाबेट्स आएंगे, H I J, ठीक है, H I J यानी कि 3 अल्फ़ाबेट्स। तो इस तरह से आप जब पैटर्न को फॉलो करेंगे तो हमारा SBL के बाद आएगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3 JKW। सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो ये कल हमने क्वेश्चन कराया था कि इलाहाबाद का अगर कोड ये है तो बेंगलुरु का क्या होगा, सेम ही है। आप खुद ही इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या रहने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 सेज दैट इंट्रोड्यूसिंग राकेश टू हर हस्बैंड, ठीक है। अब यहाँ पर एक गर्ल, एक विमेन है, ठीक है, विमेन को हम माइनस से इंडिकेट करते हैं। तो ये विमेन जो है ये राकेश को इंट्रोड्यूस कर रही है अपने हस्बैंड से, ठीक है, मिला रही है और बता रही है कि ये जो राकेश है, ठीक है, तो राकेश जो है यहाँ पर लिख लेते हैं, राकेश जो है वो राकेश का जो भाई है, ठीक है, यहाँ पर ये कह रही है कि राकेश का जो भाई है वो भाई का, राकेश के भाई का जो फादर हैं वो उसके ग्रैंड फादर के अकेले बेटे हैं। तो आप खुद समझ जाइए कि वुमेन इज़ रिलेटेड टू राकेश एज सिस्टर, यानी कि राकेश और वुमेन जो है वो भाई बहन है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर द सेशन इज 2 नंबर आर इन द रेशियो। यहाँ पर आपको 2 और 5 जो है वो रेशियो में दिया है। अगर 16 को ऐड किया जाएगा दोनों नंबर्स में तो इनका रेशियो जो है वो 1:2 हो जाएगा। तो यहाँ पर नंबर्स क्या रहने वाले हैं, तो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 32 एंड 80। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ साथ अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई विल बी कमिंग बैक विद सम न्यू इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।